फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं आपका बेसिक का पेपर लेके। बेसिक क्लास 10th के पेपर का सलूशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि प्रूव दैट प्रूव क्या करना है कि P इज एक्स वाई इज अ पॉइंट। P एक्स वाई एक पॉइंट है विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। मतलब एक पॉइंट है ये A और B, इन दोनों से P जो है हमारा वो इक्वल डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको 4,3, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमको 3,4 एंड गिवन दैट पी, ये जो है पी एक्स वाई, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है बच्चों? पी इज इक्वी डिस्टेंट। अब इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है बताइए मुझे। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है कि बी पी इक्वल टू ए पी। इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस बराबर है दोनों। तो ये बीपी निकाल देते हैं। बीपी कैसे निकलेगा इन दोनों का डिस्टेंस? उसके लिए फार्मूला लगा लेना पड़ेगा, x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस वाई टू का होल स्क्वायर। ये है डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ बी पी का कोऑर्डिनेट क्या है? x कॉमा वाई। अब क्या करिए, आप इसको x1 y1 ले लीजिए, इसको x2 y2 ले लीजिए, या उल्टा भी कर सकते हैं। मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ बीपी निकालते हैं तो बीपी आ जाएगा हमारा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, और राइट साइड में आ जाएगा AP। AP कैसे निकलेगा? A और P, ये x1 y1 रहेगा, ये x2 y2 हो जाएगा, x2 y2 तो निकल जाएगा ये x माइनस 4 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए दोनों डिस्टेंस निकल गए। अब क्या करेंगे हम? अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अगला काम हमारा क्या है? ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर लीजिए आप। तो अब क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग से फ़ायदा ये होगा कि इनका रूट हट जाएगा। अब ये आ गया, ये आ गया इधर y माइनस 4 स्क्वायर, इधर आ गया x माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस है y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक करेंगे, फार्मूला लगाएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ब्रेक करेंगे, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब होगा क्या हमारा? ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए y स्क्वायर कैंसिल विथ y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल विथ एक्स स्क्वायर, कट गया ये। अब बचेगा क्या हमारा? 9 माइनस 6x प्लस 16 माइनस 8y, राइट में आ जाएगा 16 माइनस 8x एंड माइनस 8x प्लस 9 माइनस 6y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ कट रही है, क्या? 16, ये 16 जो है, ये 16 इस 16 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, कट गया। और 9, ये 9 देखिए, ये वाला 9 इस 9 से कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, अब क्या बच गया? अब बच गया माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू माइनस 8x माइनस 6y। ठीक है बच्चों, अब मैं जल्दी इसे नीचे से इसको ऊपर कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये 8x इधर चला गया, 8x आ गया माइनस 6x, ये इधर आ गया, ये हो गया 8y माइनस 6y, और यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से आ गया 2x, यहाँ हो गया 2y, 2 कैंसिल, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हो गया आपका प्रूफ। करा इन द गिवन फिगर, एक फिगर दिया हुआ है ऐसे, इन द गिवन फिगर ABC इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। ABC जो है यहाँ पे ABC, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एंड B, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A इज 0,3, कोऑर्डिनेट ऑफ B इज 0,-3। ठीक है, B आर रिस्पेक्टिवली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ C। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि ये जो ट्रायंगल है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, पहली बात तो ये है, दूसरी बात क्या है कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, तो उसमें जो एल्टीट्यूड होगा, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर, और मीडियन, मीडियन जो क्या करता है, इसको इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो एल्टीट्यूड और मीडियन सेम हो जाता है, सेम हो जाता है कब, जब वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। तो ये देखिए ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर होने का मतलब ये सी, और मान लेते हैं ये ओ है हमारा, तो सी ओ इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमको पता है। और तो सी ओ परपेंडिकुलर होने का मतलब कि अब सी ओ जो है वो एल्टीट्यूड हो गया, सी ओ क्या हो गया, एल्टीट्यूड हो गया। और हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एल्टीट्यूड और मीडियन सेम होता है, तो ये मीडियन भी होगा। ठीक है, तो मीडियन होने का मतलब क्या है इसका, ये इसको इक्वली डिवाइड करेगा, ये ए ओ इक्वल टू ओ बी में इसको बांटेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं, देखिए ये दोनों इक्वली डिवाइड करेगा। दूसरी बात क्या है, पहली बात ये हो गई कि अब हम इसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, सी का। तो सी का कोऑर्डिनेट आप सपोज कर लीजिए ए कॉमा जीरो, क्योंकि ये सी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा, तो इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो हो गया। ठीक है, अब देखिए ए बी की डिस्टेंस क्या है, ए बी पहले निकालिए। तो ए बी जो हो जाएगा, यहाँ 3 है, ये 0 से लेके 3 3 हो गया, और ये भी 3 है, मतलब ए बी हमारा 6 है। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं ए सी, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए मुझे डिस्टेंस फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो अभी भी जस्ट लगाया था पिछले क्वेश्चन में। तो दोनों सेम ही चैप्टर का क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस फार्मूला याद है आपको भी, होता है क्या, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये है फार्मूला। तो यहाँ पे मान लीजिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, तो 0 माइनस ए स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 स्क्वायर, ये आ गया हमारा ए सी। ठीक है, अब हमको क्या पता है कि ए सी और ए बी, हमको पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ए सी इक्वल टू ए बी होगा आपका। ठीक, तो अगर ए सी इक्वल टू ए बी होगा तो हम कह सकते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर भी होगा। तो ए सी का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, रूट हटने पे आएगा क्या कि ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, और इधर ए बी का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 36। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ए स्क्वायर कितना आ रहा है, 36 माइनस 9, और ये हो गया 27। तो ए स्क्वायर की वैल्यू 27 आ गई। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 27, और अंडर रूट 27 निकालने के लिए हमको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, और फैक्टराइज करके आएगा आंसर 3√3। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा जा रहा है कि सी का कोऑर्डिनेट, तो सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ए कॉमा 0 मतलब 3√3 कॉमा 0। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ए स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या होता है, यहाँ पे स्क्वायर हटाने पे यहाँ पे प्लस माइनस साइन भी आता है। ठीक है, दैट मीन्स दो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक तो ये प्लस वाला आएगा, एक इसका माइनस भी आएगा, -3√3 कॉमा 0, दो कोऑर्डिनेट आएंगे, मतलब दो पॉसिबिलिटी होगी, एक तो पॉइंट इधर हो सकता है, दूसरा पॉइंट इस साइड भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। इसमें क्या है कि आपका दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, कॉर्ड कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर सर्किल। ठीक है, एक जो लार्जर सर्किल है उसका कॉर्ड, ये है कॉर्ड। ठीक है, लिख रहा है कॉर्ड ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर सर्किल, बड़ी वाली सर्किल का जो कॉर्ड है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में दिया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं, एक सर्किल ये हो गया और दूसरा सर्किल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा दूसरा सर्किल। ठीक है, अब ये दूसरी जो सर्किल है वो बड़े सर्किल के कॉर्ड को टच करती है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये जो दूसरी वाली सर्किल है वो बड़े वाले सर्किल के कॉर्ड को टच करती है। ठीक है, टच करने का मतलब ये जो कॉर्ड होगा, ये कॉर्ड जो हो जाएगा टेंजेंट हो जाएगा, कॉर्ड ये कॉर्ड जो है वो टेंजेंट है इसके लिए, फॉर स्मॉलर सर्किल। ठीक है, अब टेंजेंट को अगर हम लोग, पता है हमने पढ़ा है कि टेंजेंट को अगर हम लोग सेंटर से मीट करा दें, ऐसे रेडियस बनेगा, तो ये रेडियस हो जाएगा स्मॉलर सर्किल का। अब ये जो रेडियस होगा, ये हमने पढ़ा है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, पढ़ा है ना बच्चों। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, इस पर 90 डिग्री हो गया ये एंगल ओ सी, और कार्ड का नाम रख लेते हैं ए बी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, हम रख लिया ए बी। अब ये हमने पढ़ा है कि जो अगर परपेंडिकुलर हो, सर्किल में अगर परपेंडिकुलर ड्रा किया जाए
तो वो बराबर हिस्सों में बांटता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी इक्वल टू बी सी आ जाएगा। ठीक है, अब इस कार्ड की लेंथ हमको कितनी दी थी, इस कार्ड की लेंथ हमें 8 दी हुई थी। ये देखिए 8 कार्ड की लेंथ 8 दी हुई थी। तो ये दो भागों में बट गया, 4 और 4 में। ठीक है, 2 4 हो गया। अब आगे क्या कर रहा है, रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेडियस जो है बड़ी वाली सर्किल का, ये वो 5 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ द लार्जर सर्किल इज 5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हमारा 5 हो गया। तो ये देखिए ये 5 हो गया ये। ठीक, अब अगर ये 5 है यहाँ से यहाँ तक, तो इस ट्रायंगल को मैं कंसीडर कर लेता हूँ, ट्रायंगल ओ सी बी। इसमें ये 90 डिग्री है ये एंगल। ठीक है, और ये 5 है, ये अपना 4 है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। और भाई पाइथागोरस थ्योरम हमको पता है क्या होता है। पाइथागोरस 90 के सामने मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 25 आ जाएगा ये। और ये हो गया ओ सी स्क्वायर प्लस 16। अब ये 16 को हम इधर भेजेंगे 25 के साइड, तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ से ओ सी स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो ओ सी की वैल्यू आ गई 3। यहाँ से पता चल गया ये ओ सी 3 होगा, मतलब ये 3 हो गया। ठीक है, तो हमसे यही पूछा था फाइंड द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। तो स्मॉलर सर्किल का रेडियस होगा कितना, 3। छोटे वाले सर्किल का रेडियस यही है ना। तो रेडियस आंसर हो गया रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल 3। क्वेश्चन है बच्चों की, द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ एपी। सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट 12 टर्म का सम जो है वो है 900। ठीक है, मतलब S9 की वैल्यू है 900। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है इफ द फर्स्ट टर्म इज 20, इफ द फर्स्ट टर्म इज 20, तो फर्स्ट टर्म हो गया इसका 20, फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से दिखाते हैं, तो ए कितना हो गया, A20 हो गया। ठीक है, अब A20 हो गया तो हम करेंगे क्या, कह रहा है कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस इन 12th टर्म। फाइंड कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालने के लिए बोल रहा है, ये डी निकालने को बोल रहा है। एंड 12th टर्म निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक, तो हमको ये करना है। चलिए, तो क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को हम लोग इसको जो है हम लोग ए से दिखाते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म अपना दिया हुआ है कितना, 20। यहाँ से हटा देता हूँ। फर्स्ट टर्म हमारा हो गया कितना, 20। ठीक है, और हमें एस, हमें क्या दिया हुआ है इसमें, और दिया था S9। S9 की वैल्यू में फार्मूला लगेगा SN का। SN का फार्मूला होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी। ठीक है, तो इस फार्मूले में अगर पुट कर दूं मैं, तो S9 में फार्मूले में पुट कर दूं तो S9 पता है, यहाँ ये पता है हम लोगों को, इसकी जगह हम रख देंगे 900। 900 इक्वल टू 9 पता है, ये देखिए नंबर ऑफ टर्म 9/2। ए भी पता है हमें 20, ये हो गया 20 और प्लस एन है 9 - 1 और डी है हमारा कितना, डी पता करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपको। अब डी कैसे पता चलेगा बच्चों, देखिए अब इसको बस सिंप्लीफाई करना होगा, तुरंत डी निकल जाएगा। अब देखिए ये 2 यहाँ से यहाँ जाएगा तो 900 इंटू 2/9 हो गया, ये इक्वल टू 2 जाए, ये हो गया 40 प्लस 8D। 9 से कट गया ये 100 बार में, 100 से हो गया 2, ये हो गया 40 प्लस 8D। और ये हो गया आपका 200 माइनस 40 इक्वल टू 8D। और 200 में से 40 निकला तो 160 इक्वल टू 8D। और यहाँ से 8 से काट देंगे तो D की वैल्यू हो गई 8 दूनी 16 20। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए D की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। अब हमारा पहला टास्क हो चुका है, हम D निकाल चुके हैं, हम D की वैल्यू 20 निकाल चुके हैं। अब क्या निकालना है, अब D निकलने के बाद हमें निकालना है इसका 12th टर्म, A12 निकालना है हमें। ठीक है, तो A हमें दिया हुआ था कि A हमारा कितना है, 20 है।
अब इस बार हमको निकालना क्या है, A12। A12 का मतलब होता है A + 11D। A है 20, 11, D की वैल्यू कितनी है भाई 420, तो 20 चल रहा है यहाँ पे पूरा। 220 + 20 मतलब आंसर आ गया 240। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। पहला हमने डी निकाला, डी आ गया 20, फिर हमने दूसरा निकाल लिया आपका A12, दोनों आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 बी क्या है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ द एपी दिया हुआ है हमें Sn, और वो वैल्यू है हमारी 6n - n², और फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो Sn दिया है, Sn से An कैसे निकाला जाए मैं ये बताता हूँ आपको। An इक्वल टू होता है हमारा Sn - Sn-1। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम An निकाल सकते हैं, बट मेरे पास एक और मेथड है, उससे भी कर सकते हैं हम। देखिए Sn का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। A1 + A2 + A3 ... प्लस An। Sn का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब पहले 1 से लेके n टर्म्स का सम फ्रॉम स्टार्टिंग, पहले टर्म से, इसको बोलते हैं Sn। तो अगर मैं यहाँ पे S5 लिख दूँ तो इसका मतलब क्या होगा, S5 का मतलब हो जाएगा A1 + A2 + A3 + A4 + A5, करेक्ट ना। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ S1, S2 लिख लेता हूँ पहले। S2 का मतलब हो गया A1 + A2, फिर S1 का मतलब हो गया A1। ठीक है, अब S2 का मतलब क्या हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ S2 बराबर जो फार्मूला हमें दिया है Sn दिया हुआ है हमको कितना 6n - n²। अब इसमें n की प्लेस पे 2 पुट कर दें तो 6 × 2 - 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 - 4 मतलब आ जाएगा आपका 8। S2 की वैल्यू 8 आ जाएगी। S1 निकाल लेते हैं, S1 का मतलब हो जाएगा 6 × 1 - 1² मतलब 6 - 1 5 आ गया। तो देखिए S1 कितना दिया भाई, 5 दिया है ना, तो S1 दिया 5, तो A1 क्या हो गया आपका 5 आ गया। और A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब है फर्स्ट टर्म। A1 मीन्स होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकल गया आपका A, मतलब A1 ही A होता है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा A की वैल्यू 5 आ गई। अब S2 का मतलब क्या था, S2 का मतलब हो गया हमारा A1 + A2। A1 मीन्स A एंड A2 मीन्स A + D। A2 का मतलब क्या होता है कि फर्स्ट, A2 मीन्स A + D। अब S2 मैंने अभी यहाँ निकाला है, S2 की वैल्यू कितनी है 8 है, ये वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं। S2 की प्लेस पे 8 पुट कर लिया, A की वैल्यू यहाँ निकाल लिया मैंने 5, ये हो गया 5 प्लस ये हो गया 5 + D, तो यहाँ से आ जाएगा 8 - 10, मतलब D की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है भाई 8 - 10 मतलब ये आ जा रहा है -2, तो ये हो गया हमारा D। तो क्वेश्चन में ये पूछा था व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आएगा -2। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 24 है कि इफ साइन A - B, इफ साइन A - B इक्वल टू 1/2 एंड cos A + B, cos A + B इक्वल टू 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन भी दी हुई है, मैं वो भी बता देता हूँ कि A + B बता रहा है ये कि ये दोनों का सम 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, मतलब एक्यूट एंगल है। इससे कहने का ये मतलब है कि A और B दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो दो चीजें गिवन है बच्चों, एक है कि साइन A + -B की वैल्यू दी है, फिर दूसरा cos A की वैल्यू दी है। ठीक, अब आपको साइन और cos का टेबल याद होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री क्या होता है भाई 0 होता है, साइन 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है कि नहीं। कॉस, अब कॉस जब साइन याद हो गया फिर कॉस भी याद होना चाहिए कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होती है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया है कि साइन A - B इक्वल टू 1/2, तो यहाँ जो साइन A - B 1/2 लिखा है, तो आप 1/2 की प्लेस पे लिख सकते हैं, ये जो 1/2 है मैंने अभी भी बताया कि साइन में 1/2 साइन 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं साइन A - B, यहाँ पे लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री। ठीक है, करेक्ट।
सिमिलरली कॉस में आ जाते हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस में 1/2 60 डिग्री की वैल्यू होती है, देखिए दिया हुआ है यहाँ पे लिखा मैंने कॉस 60 डिग्री, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/2 की प्लेस पे 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री सॉरी। अब होगा क्या, अब होगा ये कि हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस से कॉस कैंसिल, ये हो गया a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 एंड 2, और फिर इनको एक बार ऐड कर देंगे। तो आफ्टर एडिंग बी कैंसिल हो गया, 2a इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, जिससे कि a आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक। और फिर a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और इसमें पुट कर दिया a की जगह पे 45, तो b मिल गया 15 डिग्री, तो आंसर आ गया हमारा b आ गया 15 डिग्री, ये एक आंसर है, और a जो आया था यहाँ पे आ गया था 45 डिग्री, तो ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्वेश्चन है 25, इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें क्लास दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, पूछा कैलकुलेट द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मोड निकालना है हमें, मोड पूछा जा रहा है हमसे। अब पहले तो इस टेबल को ऐसे की जगह हम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। वैसे मोड में ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, हमको मॉडल क्लास पता करना होता है। तो इसमें देखिए मॉडल क्लास क्या होगा मैं बता देता हूँ, आसान चीज़ है। मॉडल क्लास वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए ये दिख रही है 15 वाली, ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारी क्लास जो है 15 to 20, ये जो क्लास है हमारा 15 to 20 वाला क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास हो गया 15 to 20, ये मॉडल क्लास हो गया, ठीक है। अब हमको मोड निकालना है। मोड का फार्मूला क्या होता है, मोड का फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, ये है फार्मूला मोड का, ठीक है, इनटू H। अब यहाँ पे L क्या है, L को कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है भाई, तो मॉडल क्लास देखिए ये है, ये क्लास अपना मॉडल क्लास है, इसमें ये लोअर हो गया, ये अपर हो गया, तो ये अपर लिमिट है, ठीक। और ये हमारा 15 जो है यही लोअर लिमिट है। तो यही पूछा जा रहा है हमसे कि लोअर लिमिट क्या, तो लोअर लिमिट L हो गई, मैं लिख देता हूँ, L की वैल्यू हो गई कितनी, 15 हो गई, ठीक। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़, F1 क्या है, तो F1 होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी यहीं से लिख देते हैं, ये F1 हो गया। उसके बाद F0 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस क्लास, ये हो गया। F2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट क्लास, ये F1 F0 F2 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद बचता है H, तो H को हम लोग बोलते हैं क्लास साइज ऑफ द क्लास, साइज ऑफ क्लास। तो क्लास की साइज कैसे पता चलेगी, क्लास की साइज आपका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्लास यही है ना, 15 से 20 हमारा क्लास है। अब इसकी साइज यही है, 15 से 20 साइज निकालने के लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्लास साइज H आ जाएगा हमारा, अपर लिमिट 20 है, लोअर लिमिट 15 है, मतलब ये 5 आ गया। अब सब कुछ फार्मूले में पुट कर देते हैं, सारा निकल गया हमारा। अब फार्मूले में बस आपको पुट करना है, देखिए मैं यहीं पुट करता चलता हूँ। फार्मूला क्या है, L लोअर लिमिट निकाला हमने, कितना है 15, प्लस F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास की फ्रीक्वेंसी 15 है, माइनस F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, अपॉन 2F1। अब 15 का डबल करेंगे 30 हो जाएगा, माइनस F0 6 होगा, माइनस F2 10 होगा, और इनटू क्लास साइज 5 है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना बचा है बस, अब हो जाएगा ये 15 प्लस, अब देखिए इसको पहले, इस बंडल को पहले सॉल्व करेंगे हम, इस बंडल को पहले सॉल्व करेंगे, बाद में 15 में ऐड करेंगे। तो ये 15 माइनस 6 आपका हो गया मे बी 9, अपॉन 10 16 निकला, 14 आया, 14 इंटू 5, और देखा जाए तो ये अब कटने वाला नहीं है, 9 5 जा 45/14। अब 45 में 14 में डिवाइड कर देता हूँ और आपको सीधे आंसर बता देता हूँ। 45 में 14 डिवाइड कर लेते हैं,
14 3 जा हो जाएगा 42, ये हो गया, 3 कैरी हो गया, और फिर पॉइंट लगेगा तो 0, तो 14 2 जा हो जाएगा 28, और फिर 2 आ गया, 0 आ गया, फिर 14 1 जा, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है कितनी, 15 प्लस 3.21, और यहाँ से हमारा आंसर हो गया 18.21। ठीक है, तो मोड इसका कितना आ रहा है, 18.21 आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो गया 18.21, ये आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, और ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है इसमें 3 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन इसमें 3 मार्क्स का है। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन है, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, ये बहुत आसान होता है इसको करना, बस थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। तो चलिए लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 सॉल्यूशन, मान लेंगे कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, एन नहीं, इसको रेशनल मान लिया, उल्टा मान लेते हैं। ठीक हो गया ये। उसके बाद लिखेंगे रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू वेयर P, Q आर को प्राइम। ठीक, ये लिखेंगे, और एक और चीज़ लिखेंगे कि Q नॉट इक्वल टू 0, ये भी लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करने पर, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा ये 5 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, जिसको थोड़ा सा घुमाया तो बन गया पी स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक, इसके बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग फैक्टर करते हैं, भाई 6 का फैक्टर किया तो क्या लिखा, 2 × 3 लिखा ना। अब होता क्या कि यहाँ पे 2 भी 6 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी डिवाइड कर रहा है, तो सेम यही रूल लगता है यहाँ पे। यहाँ पे देखा जाए तो पी स्क्वायर का फैक्टर आ रहा है 2 चीज़, एक 5 आ रहा है, क्यू स्क्वायर आ रहा है। हमको यहाँ 5 से मतलब है, 5 से, तो यहाँ से हम लिखेंगे 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड पी। तो 5 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5p को भी करेगा, एक थ्योरम है उसके थ्रू ये कहा जाता है। तो यहाँ से निकल गया 5 डिवाइड्स पी। अब मान लीजिए कि लेट p इक्वल टू हो गया 5 × x, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इसको ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 ये जो आया था इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए। ठीक, अब ये वैल्यू ले जाके हम पुट कर दें इन इक्वेशन नंबर 1, तो पुटिंग p इक्वल टू 5x इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को ऊपर लाता हूं मैं यहाँ पे, तो हो जाएगा हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर, यही है इक्वेशन 1। अब यहाँ मैंने बोला p इक्वल टू 5x रखना है, तो यहाँ पे 5x रख दिया, स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। अब यहाँ 5 से ये 5 बार में कट गया, तो ये आ गया आपका 5x स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसको इधर लिख लीजिए आप ऐसे, q स्क्वायर इक्वल टू 5x स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ p, q स्क्वायर, मतलब 5 डिवाइड करता है, 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स q आल्सो, तो 5 डिवाइड्स q आल्सो, और यहाँ से मिल गया कि q इक्वल टू हो गया 5 × a। ठीक है, तो अब मान लिया मैंने कि q जो है वो 5a है। ठीक है, क्योंकि q जो है वो 5 को डिवाइड करता है, सॉरी q डिवाइड होता है 5 से, इसलिए q का फैक्टर लिख लिया मैंने 5। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यही देखिए इक्वेशन 2 और 3 में, इक्वेशन 2 में p इक्वल टू लिखा है 5x, इक्वेशन 3 में लिखा हुआ है 5a, दोनों में कॉमन देखा जाए तो 5 है, तो यहाँ से देखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 5 इज कॉमन फैक्टर, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q। ठीक है, 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p and q, ये दिया हुआ है हमको। इस वजह से हमने स्टार्टिंग में क्या सपोज किया था,
आप याद करिए क्वेश्चन में मैंने शुरू में लिखा था कि P एंड Q ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम है मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं है, 1 छोड़ के, तो ये उसको कंट्राडिक्ट कर जा रहा है कि 5 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, और इसी के आगे लिखेंगे दिस इज कंट्राडिक्शन। तो दिस इज कंट्राडिक्शन ऑफ आवर सपोजिशन hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong and this implies का साइन लगा दिया, √5 is an irrational number। ठीक, ये प्रूव हो गया 26। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एकदम श्योर क्वेश्चन, एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसको आप तैयार कर लें। हाँ, बस ये है कि ये क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है 27A, मतलब 27 में ऑप्शन दे दिया। देखिए जब भी ए और बी पार्ट करके देगा दैट मीन्स आपको ऑप्शन दे रहा है। तो 27 का ए क्या है? 27A है कि फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो 2 पॉइंट है हमारे, एक पॉइंट है आपका 4 -5, ये एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट है -1, 2, और पूछ रहा है कि वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो ये मान लीजिए वाई एक्सिस ऐसे आती है ना खड़ी हुई, तो ये है हमारी वाई एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और मान लीजिए कि ये वाई एक्सिस को डिवाइड करती है k/1 में। ठीक है, तो मान लेंगे, माना लेट वाई एक्सिस डिवाइड्स द लाइन, इसको नाम दे देते हैं, ये ए है ये बी, तो ये सेगमेंट हो गया, लाइन सेगमेंट बन गया, ये लाइन सेगमेंट ए बी इन k/1, ये आपको चीज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, लिख दिया। अब ये डिवाइड करती है तो हमको पता है कि एट वाई एक्सिस, मैंने बताया होगा आपको कि एट वाई एक्सिस x0 होता है। ठीक है, फिर से लिख देता हूं मैं, एट वाई एक्सिस क्या जीरो होगा? x कोऑर्डिनेट इज 0, यहां अच्छे से लिख देते हैं, x कोऑर्डिनेट 0 इज 0। ठीक, तो इसी रूल का फायदा उठाएंगे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y तो नहीं पता, सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या होगा इसके बाद ये मुझे नहीं पता, इस सेकंड वाला कुछ होगा वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये पहला वाला 0 होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो x निकालता हूँ मैं, x कोऑर्डिनेट हम इसका निकालते हैं, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूँ इसका, तो वो हो जाएगा k × -1 प्लस 1 × 4, ये 1 गया इधर से, 4 में मल्टीप्लाई हुआ इसमें, अपॉन k+1, ये हो गया, और इसकी वैल्यू 0 आएगी क्योंकि हमको पता है कि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने फिगर में, देखिए। ठीक, तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू कितना आ रहा है भाई? ये आ रहा है -k+4 अपॉन k+1। ठीक है, अब k+1 0 में ये चीज जाएगी, सीधा मल्टीप्लाई होगी 0 में, तो ये 0 हो जाएगी, 0 इक्वल टू -k+4, और यहाँ से k की वैल्यू आ रही है हमारी 4। अब यही जो k की वैल्यू है इसको यहाँ पुट कर देंगे जहाँ पे हमने सपोज किया था, तो यहाँ पे k की जगह जब इसको यहाँ हटाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, तो आंसर हो जाएगा 4/1, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर है 4:1। ये बताता है कि y एक्सिस ए बी को 4:1 में डिवाइड करती है। बी 27 का बी क्या है बच्चों की? लाइन 4x + y इक्वल टू दिस, 4x + y इक्वल टू 4, ये एक लाइन है, ये लाइन है आपका। ठीक है, लाइन का इक्वेशन। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2, -1, एंड दूसरा है हमारा 3, 5। इन व्हाट रेशियो? फाइंड द रेशियो। यहाँ पे भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस चेंज किया है, थोड़ा सा उससे डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे पता करना है कि इसको ये लाइन मान लीजिए ऐसे आती है, ऐसे, इसको ये इक्वेशन यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये लाइन ऐसे आती है, तो ये इसको डिवाइड कर रही है, मान लीजिए ये P पॉइंट है, और P पॉइंट पे ये इसको डिवाइड कर रही है AB को, इसका नाम फिर से मैं AB ले लेता हूँ जैसे पीछे क्वेश्चन लिया था। अब मान लीजिए P पॉइंट जो है AB को डिवाइड करती है
k/1 में। तो वैसा ही क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वही करेंगे हम, इधर से k इधर लाएंगे, इधर से इधर लाएंगे। बस यहाँ ये है कि यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट मुझे निकालना पड़ेगा। यहाँ p की जो वैल्यू है वो मुझे फर्स्ट भी निकालना पड़ेगा, y x और y दोनों निकालना पड़ेगा। तो a निकाल लेते हैं, a मान लिया इसका x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट हो जाएगा k इंटू 3k प्लस 1 इंटू -2 अपॉन k प्लस 1, ये हो गया a। b हो गया हमारा k इंटू 5k प्लस 1 इंटू -1, ये -1 हो जाएगा अपॉन k प्लस 1। ठीक है, तो अगर मुझे ऑप्शन मिलता तो मैं फर्स्ट वाला ही करता, क्योंकि वो इससे ज़्यादा सिंपल है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये ए बी की वैल्यू जो हो गई, ये यहाँ p का कोऑर्डिनेट हो गया, ये जो है ये p का कोऑर्डिनेट हो गया। ये आ गया 3k - 2 अपॉन k प्लस 1 एंड दूसरा है 5k - 1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, ये p का कोऑर्डिनेट है। अब है क्या क्वेश्चन में कि p जो है इस लाइन पे लाई करता है। ठीक है, p जो है हमारा इस लाइन पे लाई करता है। तो अब मैंने p की जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो इक्वेशन हमारा दिया है 4x + y, इसमें p का जो x कोऑर्डिनेट है, ये वाला x है, इसमें पुट करेंगे 4 इंटू 3k - 2k प्लस 1 प्लस y मीन्स ये है सेकेंड वन, ये है हमारा 5k - 1 अपॉन k प्लस 1 और दिस इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इन ब्रैकेट k प्लस 1, इधर जाएगा 4 3 जा 12k - 8 प्लस 5k -1 12 5 17k -9 इक्वल टू 4k प्लस 4, ये हो गया 13k इक्वल टू 13। तो यहाँ से देखिए k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू 1 आ रही है ना, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा फिर वही है कि k की वैल्यू ले जाकर यहाँ रख देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा 1:1। मतलब पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB 1:1। 8 क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है कि कोसेक A माइनस साइन A इंटू सेक A माइनस कॉस A इक्वल टू इतना लाना है। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको LHS पहले लिखना होता है। पहले आप ले लो लेफ्ट हैंड साइड या राइट भी ले सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, अब इसमें हो गया क्या, कोसेक A माइनस साइन A, पहले ये लिखा, जल्दी पहले से तो कॉपी कर लीजिए आप, कॉपी हो गया भाई। अब मैंने क्या सिखाया कि कोसेक हो तो चेंज करिए, कोसेक को चेंज कर दीजिए किसमें, कोसेक थीटा इक्वल टू मैंने सिखाया 1/sin थीटा, याद करिए। और मैंने सिखाया कि सेक हो तो उसको चेंज कर दिए किसमें, 1/cos थीटा। तो मैं अब जो बताया मैंने वो करता हूँ मैं, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, कोसेक की जगह हो गया 1/sin, और ये तो साइन है ही पहले से। ठीक है, एंगल सेम होना चाहिए। और यहाँ पे सेक हो गया 1/cos माइनस कॉस। ठीक, अब एलसीएम ले लेंगे इसके बाद। तो एलसीएम लिया मैंने, तो ये हो गया, ये देखिए एलसीएम लेने का सिंपल तरीका कि ये नीचे से समझिए, ये जाएगा इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा साइन नीचे आ जाएगा और ये 1 यहाँ रहेगा, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये कॉस जो है ये जाएगा, इस कॉस में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर A, और नीचे कॉस A हो जाएगा। ठीक, अब हमने बच्चों पढ़ा हुआ है, फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना। और सिमिलरली एक और पढ़ा हुआ है आपने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फार्मूले यहाँ यूज होंगे। इसमें ये वाला लगेगा सेकेंड वाला, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा, और फर्स्ट वाले में लगेगा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर A हो जाएगा, और नीचे जो है साइन A है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साइन से ये साइन कट गया, ये कट गया, ये कट गया इससे, एक कॉस से ये कॉस कट गया हमारा। ठीक है, तो बचा क्या यहाँ पे, एक कॉस बच गया ऊपर, और ऊपर एक साइन बच गया। मतलब LHS सॉल्व करके हमारा आ गया इतना। ये जो चीज़ आई है ये हमारी क्या है, ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब इस लेफ्ट हैंड साइड के बाद मैं राइट हैंड साइड पे आ जाता हूँ, RHS पे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं LHS को, LHS हम यहीं लिख देते हैं, LHS है बच्चा cos A sin A। ठीक, अब मैं RHS पे आ जाता हूँ, राइट हैंड साइड। ठीक, RHS की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 अपॉन
10a प्लस कॉट ए। अब यहाँ पे भी मैं वही सेम रूल कहूँगा कि साइन कॉस को चेंज कर दीजिए, अरे 10 कॉट को चेंज कर दिया। अगर 10 थीटा है तो उसको लिखिए साइन बाई कॉस थीटा, और जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉट के केस में, ठीक है। तो 10 की जगह हम लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ए अपॉन कॉस ए, और यही हम कॉट में उल्टा कर देंगे क्योंकि कॉट रेसिप्रोकल होता है 10 का। तो ये हो गया हमारा कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब इसके बाद एलसीएम होगा। एलसीएम बहुत सारा सिंपल तरीका मैंने सिखाया हुआ आपको। इस साइन का मल्टीप्लाई साइन में कर दीजिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में कर दीजिए, हो गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर नीचे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा कॉस ए साइन ए, ठीक। ऊपर तो 1 ही रहेगा भाई, ऊपर क्या है 1 है। अब देखिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आपने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये हो गया 1, ये हो गया 1 अपॉन 1, और इसके नीचे है साइन ए कॉस ए। अब ये साइन ए कॉस ए यहाँ से सीधे पलटी मार के यहाँ जाएगा, और ये RHS आ गया हमारा सेम। तो जितना LHS है ये RHS है। आप देख लीजिए LHS भी हम इतना ही लाए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है LHS, तो LHS भी साइन ए कॉस ए है, ये भी है। तो ये क्वेश्चन 28 प्रूव हो गया आपका। मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल। अब इसमें मीन निकालना है तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्लास मार्क दिया हुआ है, ये आपका क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल बोल सकते हैं। इसका हमको मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा, मिड वैल्यू ऑफ xi, ठीक है। इसका मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 प्लस 10, 0 को ऐड करेंगे 10 के साथ 10 आएगा, और 10 अपॉन 2 करेंगे तो ये 5 आ गया। फिर यहाँ पे 10 प्लस 20 30 हो गया, 30 अपॉन 2 करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 15 आ गया। सिमिलरली ये हो जाएगा 50 अपॉन 2 25, और ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये कि 5 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, 5 से 10 15 हुआ, 15 25 हुआ, 25 के बाद 35 होगा, एंड 35 के बाद आपका 45 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला काम है मिड वैल्यू निकाल लेना। उसके बाद क्या करेंगे आप, इसमें किसी को आप एज्यूम मीन सपोज कर लेंगे, एज्यूम्ड मीन किसी को मान लेंगे कि मान लिया एज्यूम दिस इज ए, इसको ए मान लिया। अब ए मानने के बाद यहाँ पे डी आई निकलेगा। डी आई क्या होता है, डी आई होता है XI माइनस ए, ये निकल जाएगा। मतलब ये 25 जाएगा, 5 में से माइनस होगा, 5 माइनस 25 कितना हो गया भाई -20। फिर ये -10 है, ये 0 है, ये 10 है, ये 20 है, करेक्ट। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग को एक और काम करना है, इसके बाद हमें UI निकालना है। UI का मतलब होता है DI अपॉन H, ठीक है। अब इसमें हम लोग H डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये। अब H क्या होता है, व्हाट इज H। H जो होता है आपका, ये होता है आपका क्लास साइज ऑफ क्लास, साइज ऑफ क्लास। यहाँ पे देखिए ये जो कई क्लासेज हैं, कोई एक क्लास उठा लेते हैं, 50 माइनस 40, H की वैल्यू 10 आ रही है, हर सबसे सेम साइज आएगी। तो ये हो गया UI निकल जाएगा इस सब में। अच्छा, साइज ऑफ क्लास में क्या करेंगे, सब में 10 डिवाइड करेंगे तो -20 डिवाइड बाई 10 -2 आ गया। सिमिलरली ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, इतना बनने के बाद अब हमको फार्मूला लगाना है, ये निकल गया। अच्छा, इसके बाद एक और काम होता है भाई, UI इंटू FI। अब ये FI कहाँ पे है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है इसी को हम लोग बोलते हैं FI, यही होता है आपका FI। तो ये FI है। अब UI इंटू FI करेंगे तो देखिए 6 इंटू 2 -12 हो जाएगा, 10 इंटू -1 -10, 15 इंटू 0 1 इंटू 9, 10 इंटू 2 20। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टाइप के नंबर्स आ रहे हैं आपका। यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, पॉजिटिव, 2 निगेटिव वाले हैं, इन दोनों का सम -22 हो रहा है, और 2 पॉजिटिव वाले हैं तो इनका सम 29 हो रहा है इनका। यहाँ पे 29 माइनस 22, ठीक है, 29 माइनस 22 कितना आ गया, 7 आ गया। अब फार्मूला क्या हमारा, फार्मूला है हम लोगों का समेसन ऑफ FI UI अपॉन समेसन ऑफ FI इंटू H
प्लस ए, ये हो जाएगा फार्मूला। मतलब एज्यूम्ड मीन, ए का मतलब क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन, और फिर एज्यूम्ड मीन में ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ आई वाई अपॉन एफ आई। समेशन ऑफ एफ आई यहाँ निकल जाएगा, कितना है 10 19 19 24 24 6 30 30 40 50 है, ये लग रहा है, हाँ ये 50 आएगा सम। तो ये 50 आ रहा है आपका, तो ये हो गया यहाँ पे 50। एफ आई यू आई का सम कितना है भाई, एफ आई यू आई का सम 7 है इंटू एच। एच हमारा कितना है, या चाहे हमारा 10, और एज्यूम मीन कितना है, एज्यूम किसको किया था, इसको किया था ए की वैल्यू 25 है। ठीक है, अब सॉल्व किया तो ये 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, ये आ जाएगा 25 प्लस 7 अपॉन 5। अब 7 में 5 डिवाइड किया तो 25 प्लस 7 या 7 1.4 आएगा ये, और ये ऐड करने पे हो गया 26.4, तो ये हो गया आंसर। ठीक, हेलो स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ए, मतलब दो हैं इसमें ऑप्शन में, पहला करें या दूसरा करें। अब क्वेश्चन है कि दो टेंजेंट है पी ए एंड पी बी, और कह रहा है कि इसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। प्रूफ दैट में क्या क्या है, पहला है फर्स्ट कि ओपी बाइसेक्ट्स एंगल ए पी बी, ये पहला है फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो एंगल कहाँ है भाई, एंगल ए पी बी मतलब ए पी बी, ये एंगल है, और इसको बाइसेक्ट कराना है, मतलब हमको प्रूफ करना है ये इक्वल टू ये। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैं ले लेता हूँ ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल ये हो गया, कौन सा ट्रायंगल भाई, ये हो गया ट्रायंगल पी ए ओ। अब ये 90 है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये 90 है हमको पता। फिर हम दूसरा वाला ये ट्रायंगल उठा लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल, एंगल दिस ये ठीक है, एंगल बी ओ पी। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल बी 90 है कि नहीं। फिर ओ बी एंड ओ ए, ये दोनों रेडियस हैं भाई, ओ बी ये ओ ए है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सेम सर्किल का रेडियस है, तो सेम होगा। और तीसरी बात क्या है, हाँ तीसरा हमने पढ़ा कि टेंजेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, तो पी ए इक्वल टू पी बी, रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल इन लेंथ, ये रीजन हो जाएगा टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो तीन का रीजन हो गया, पहला एंगल ए 90 है, दूसरा इधर एंगल बी 90 है, सॉरी चलिए 90, एंगल ए भी 90 है और एंगल बी भी 90 है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ओ ए इक्वल टू ओ बी है, ओ ए इक्वल टू ओ बी है। अब तीन कंडीशंस हो गए, ओ ए इक्वल टू ओ बी, और ठीक है ओ ए इक्वल टू ओ बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और पी ए इक्वल टू पी बी। ट्रायंगल में मतलब ट्रायंगल ए ओ पी चाहिए तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी। इन दोनों ट्रायंगल में तीन चीज़ें इक्वल है, पी ए इक्वल टू पी बी, रीजन है टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दोनों 90 डिग्री हैं, और तीसरी बात है ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये ओ ए, ये ओ बी और ये ओ ए, ये ओ ए और ये ओ बी दोनों रेडियस हैं। तो बाई कौन सा थ्योरम लगेगा भाई, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मतलब साइड एंगल साइड हो गया, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखिए इसका ए जो है इसकी प्लेस पे ये बी आएगा, ठीक है, फिर ओ की प्लेस पे ओ आएगा, कॉमन पॉइंट है दोनों में, और पी की प्लेस पे पी आएगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब कॉन्ग्रुएंट होने से हमको मिलता क्या है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे चाहिए क्या, ए पी, ए से गए पी, पी से फिर आ जाइए ओ, देखिए ऐसे लिखना है, ए से पी फिर पी से ओ इज इक्वल टू बी से फिर सेम उसी रूट से जाना है जिस रूट से गए थे हम, बी पी ओ, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। रीजन है हमारा क्या,
रीजन है कि बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गया APO और BPO, तो हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल, ठीक है। OP इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB। OP का मतलब क्या है, ये लाइन OP है और ये जब पहले बना था जिसे मैंने इरेज कर दिया था ये, ठीक है। देखिए ये फिगर फिर से हो गया, बन गया। तो मुझे ये जो लाइन OP है, ये OP हमको दिखाना है कि ये इस लाइन को बाइसेक्ट करती है। OP जो है हमारी वो AB को बाइसेक्ट करती है किस पॉइंट पे, Q पे। और बाइसेक्ट तो करती है, साथ में एक और काम ये करना है, राइट बाइसेक्टर, मतलब ये एंगल राइट एंगल भी होता है, ये भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो दो काम है, चलिए करते हैं। अब अभी हमने दिखाया था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हुआ था, कौन कौन सा, ये वाला ट्रायंगल मतलब AOP हमने दिखाया था, और ये आपका दिखाया था दूसरा वाला OBP। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया था अभी। तो कॉन्ग्रुएंट दिखाने से फायदा क्या है कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मिला क्या हमको कि एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOP मिल गया था पीछे से CPCT से ये मिल गया। अब इसका यूज हम करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ये छोटे वालों को दोनों को, मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल AOQ, और जो इसके नीचे है उसको मैं इधर बना लेता हूँ ट्रायंगल QOB। इसमें हमको इन दोनों को दिखाना है कि ये और ये इक्वल है। अभी भी जो मैंने लिखा है AOB, ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला एंगल लिख दिया है। अब बचा क्या, अच्छा ये मैं ट्रायंगल थोड़ा सा उल्टा बनाया, मैं इसे सही करता हूँ। ये ट्रायंगल ऐसे बनाना था मुझे, ऐसे, हाँ ऐसे बनाना था, OQB, ठीक। अब सही है ये, तो ये एंगल इक्वल टू ये मैंने ऊपर दिखाया। फिर क्या हो गया कि ये इक्वल टू ये हम लोग को यहाँ पे मिल गया, सॉरी रेडियस मिल गया, ये और ये रेडियस है OA और OB। अब तीसरी चीज़ क्या बची कि अब हमें एक और चीज़ चाहिए। अब वो चीज़, वो साइड है क्या, ये देखिए OQ इसमें भी है, OQ इसमें भी है। तो OQ इक्वल टू OQ कॉमन साइड हो गया ये, ठीक। अब ये कॉमन साइड हो गया ये और ये, ठीक है। तो ये इक्वल टू ये हो गया। अब ये हमारा OA इक्वल टू OB रेडियस है, और बाकी ये मैंने लिख ही दिया है। तो बाई साइड एंगल साइड अगेन जो है ट्रायंगल AOQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOQ के, और इससे मिलेगा क्या, इससे मिलेगा हमारा एंगल AQO इक्वल टू एंगल AQO, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इक्वल टू एंगल AQO इक्वल टू BQO, ठीक है। ये मिल गया बाई CPCT, ये मिल गया। अब इससे करेंगे क्या हम कि ये जब मिलने के बाद हम लोग लिख लेंगे कि ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, मतलब इस फिगर में देखें तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल इक्वल हो गया, यहाँ देखें तो ये इक्वल टू ये एंगल इक्वल हो गया। अब ये देखा है तो BQA इज अ स्ट्रेट लाइन, BQA इज स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। एंगल AQO प्लस एंगल BQO इक्वल टू 180। रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर पेयर इसका रीजन है, ठीक। और ये दोनों को अगर हम सेम मान लें कि ये दोनों मैंने इक्वल दिखाया है, और मैं यहाँ इसकी जगह BOQ लिख दूँ, BQO, तो ये भी BQO है, और ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे 2 टाइम्स, ये ऐड हो जाएगा, जो हो जाएगा ये 2 टाइम्स ऑफ BQO, और इधर है हमारा 180। अब ये 2 से ये 180 काट लेंगे हम तो 90 आ जाएगा, और यहाँ से प्रूव हो गया कि एंगल BQO 90 है। मतलब यहाँ से ये एंगल जो है BQO, ये वाला एंगल क्या देखिए हमारा, तो ये 90 हो गया पहली बात।
और 90 होने के बाद दूसरा क्या है कि हमको बाइसेक्टर भी दिखाना था। तो ये जहाँ पे मैंने प्रूव किया है ये कांग्रुएंट है इसके। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए क्यू इक्वल टू बी क्यू मिलेगा, यहाँ से मिलता है ए क्यू इक्वल टू बी क्यू। अब इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें कि ए क्यू इक्वल टू बी क्यू और ये 90, तो दो चीज़ें हो गई कि ये ए क्यू इक्वल टू बी क्यू हो गया और दूसरा ये एंगल 90 हो गया, तो सारे एंगल 90 हो जाएंगे। इससे हम लोग लिख देंगे कि ये राइट बाइसेक्टर है। इससे पता